हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय आपके लिए उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर। लास्ट की क्लास में हम इकोलॉजी के टॉपिकों की डिस्कस कर रहे थे। हमने ऊर्जा का प्रवाह है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पिरामिड, उत्पादक, उपभोक्ता सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है आपने पहले वाली क्लासेस सभी ले ली होगी। आज इसी का एक बचा हुआ टॉपिक है विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहां से भी एग्जाम में कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम वन बाय वन जो भी चक्कर इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। देखो दोस्तों, जैव भू रासायनिक चक्र का मतलब क्या होता है। जैसे घास है, घास को बकरी खा गई, बकरी को कुत्ता खा गया, कुत्ते को शेर खा गया। ये एक नॉर्मल खाद्य श्रृंखला होती है। अब शेर का जब मर्त शरीर होता है, इसका अपगठन होता है। कोई भी जीव है, कोई भी जीव जब वो मर जाएगा उसके बाद उसके मर्त शरीर का अपगठन होगा। अपगठन के पश्चात इसमें जो पोषण होता है वो अपगठन के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों से, जटिल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है और सरल कार्बनिक पदार्थों से ये वापस मृदा में चला जाता है और मृदा से वापस जो उत्पादक होते हैं उनमें आ जाता है। तो क्या होता है कि इन रासायनिक चक्र के द्वारा पोषण को रिसाइकिल किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों के शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं इनको वापस से रिसाइकिल करके दोबारा से नई शुरुआत की जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जैव भू रासायनिक चक्र। इस चक्कर में हम समझ सकते हैं कि जब मिट्टी में कोई वनस्पति उगेगी तो उसकी ऊर्जा बकरी में जाएगी, मतलब उत्पादक से उपभोक्ता में जाएगी, उपभोक्ता से फिर अगले उपभोक्ता में जाएगी, फिर उसके आगे के उपभोक्ता में, ऐसे लगातार। इसकी मृत्यु के पश्चात इसके जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ, इनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल के वापस इनको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाएगा और मिट्टी से वापस ही किस में आ जाएंगे? घास में, पेड़ों में, जो भी वनस्पति उसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से पोषण को क्या किया जाता है? रिसाइकिल किया जाता है, जिससे पारितंत्र में पोषण का स्तर बना रहता है। अब ये चक्र देखो दोस्तों, कई प्रकार के चक्र हमारे को पढ़ने हैं। उनमें से हम पहला चक्र पढ़ेंगे ऑक्सीजन चक्र। हम आज पहला चक्र पढ़ेंगे ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र। अब देखो दोस्तों, ऑक्सीजन चक्र क्या होता है? जो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है, सभी जीव, जो भी जंतु होते हैं, वो श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। श्वसन हेतु जंतु किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणवायु। और जितने भी पादप हैं, ये पादप भी श्वसन हेतु, ये पादप भी श्वसन हेतु ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा इनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है कि जंतुओं के शरीर में ऑक्सीजन उपयोग में आने के बाद किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और पादपों के शरीर में ऑक्सीजन आने काम में आने के बाद किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। हमने क्या पढ़ा कि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, O2 गैस होती है, ये पादप और जंतु श्वसन के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन की क्रिया के पश्चात ये ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। मतलब इस ऑक्सीजन का क्या होता है? दहन। ऑक्सीजन का दहन होने से ऑक्सीजन किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदले जाती है। अब आपको पता है कि पादप करते हैं प्रकाश संश्लेषण।
क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस ये पादप करते हैं। पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप इसको वापस काम में लेते हैं। जो पादप होते हैं, शैवाल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग वापस से करते हैं। कौन सी क्रिया के लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और पादप वापस वायुमंडल में क्या मुक्त कर देते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करे देते हैं। तो समझा आपने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप इसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे वापस ऑक्सीजन में बदले देते हैं। अब और क्या हो सकता है, देखो, ऑक्सीजन गैस जब रासायनिक बंध बनाए, ऑक्सीजन गैस जब रासायनिक बंध बनाती है, तो रासायनिक बंध बनाकर ये ऑक्साइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड, नाइट्रेट व सल्फेट का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है। ऑक्सीजन गैस जब किसी अन्य गैस के साथ रासायनिक बंध बना के ऑक्साइड, नाइट्रेट और सल्फेट का निर्माण करती है। जैसे जब ये सल्फर के साथ जुड़े तो बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ जुड़े तो बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ जुड़े तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये SO4 के रूप में जुड़े तो ये बनाता है सल्फेट। ठीक है, इस जैसे NO3 के रूप में जुड़े तो हम उसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो हमने क्या समझा कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस कितनी % होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी % होती है, 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग पादप व जंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए करते हैं। जंतु के जब इसको वापस अपना कार्यक्रम करके, अपने ऊर्जा का निर्माण करके, जब ग्लूकोज टूटता है ना, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण जंतु के शरीर में होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसका उपयोग पादप करते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, और इसे श्वसन के, और इसे वापस किस में बदल देते हैं, ऑक्सीजन गैस में बदल देते हैं। तो आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में काम आने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। फिर आपसे पूछे कि जंतु व पादप श्वसन के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो हम बताएंगे जंतु व पादप श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और जब ऑक्सीजन का दहन होता है तो ऑक्सीजन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के दहन से किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन जब रासायनिक बंध बनाती है तो ऑक्साइड, नाइट्रेट और सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ये नाइट्रेट और सल्फेट का निर्माण ऑक्सीजन रासायनिक बंध के द्वारा करती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वाला चक्र आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, यही होता है कार्बन चक्र भी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कौन सा चक्र होता है, कार्बन चक्र भी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर आप इसके अच्छे से नोट्स बना सको। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे अगले चक्र की ओर। अब 2 नंबर पे अपना चक्र आएगा जल चक्र, वाटर साइकिल। दूसरे नंबर पे है जल चक्र या वाटर साइकिल। देखो क्या होता है जल चक्र, कि जो समुद्र का पानी होता है या जो समुद्री जल होता है, ये समुद्री जल
वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा ऊपर की ओर जाता है, वाष्प बनके ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, अब ये वाष्पीकरण के द्वारा जब ये ऊपर की ओर जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, जल चक्र। तो संघनन की क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होगा। संघनन की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होगा, बादलों का निर्माण होगा। क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। अब ये बादल बनेंगे और जब तेज हवा चलेगी तो ये जो पानी बादलों में है, ये या तो वर्षा के रूप में या हिमपात के रूप में वापस कहां आएगा? जमीन पर आएगा। और जमीन से वापस कहां जाएगा? ये जमीन पर आएगा। और जमीन से ये वापस बहता बहता नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा वापस कहां चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। हमने क्या पढ़ा कि जो समुद्र का पानी होता है, ये वेपोराइजेशन के द्वारा या वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर की ओर जाके सारा क्या होगा? एक जगह संघनित होगा, इसको हम संघनन बोलेंगे। बादलों के रूप में क्या होगा? आसमान में इकट्ठा होगा। और जब तेज हवा चलेगी तो तेज हवा के कारण वापस बरसात के रूप में या हिमपात के रूप में कहां पे आएगा? जमीन पर आएगा। और जमीन से फिर वापस बहता बहता ये कहां चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये कौन सा चक्र मेंटेन होता है? ये चक्र होता है जल चक्र, वाटर साइकिल। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया हो तो। अब हम चलते हैं अगले चक्र की ओर। ठीक है, अगला चक्र है, देखो, फास्फेट चक्र। अगला चक्र कौन सा है? फास्फेट चक्र। देखो, जो मृदा में जो फास्फेट होता है, मृदा या चट्टानों में जो फास्फेट होता है, मिट्टी में, चट्टानों में जो फास्फेट होता है, मिट्टी में जो फास्फेट होता है या चट्टानों में जो फास्फेट होता है, अब ये फास्फेट क्या होगा? मिट्टी में कोई फसल उगेगी, कहने का मतलब कोई भी उत्पादक, जैसे घास, पादप आदि के शरीर में आएगा कि मिट्टी का जो फास्फेट है या कि चट्टानों का फास्फेट है, चट्टानों पे जो छोटी छोटी वनस्पति निकलेगी, जो घास निकलेगा, उसके द्वारा ये फास्फेट किस में आएगा? उत्पादक में आएगा। अब उत्पादक का उपयोग कौन करेगा? अब उपभोक्ता। उत्पादक का उपयोग अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। और ये फास्फेट किस में आ जाएगा? उत्पादक से उपभोक्ता के शरीर में आ जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता की जैसे ही मृत्यु होगी तो अपघटक क्या करेंगे? इसको नष्ट कर देंगे। और जब इसको अपघटक नष्ट कर देंगे तो अपघटक इसको वापस कहां भेज देंगे? मृदा में भेज देंगे। आपको पता है हमारी हड्डियों व दांतों में भी क्या पाया जाता है? फास्फेट पाया जाता है। हड्डियों व दांतों में क्या पाया जाता है? फास्फेट पाया जाता है। तो जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में जो फास्फेट होता है वो अपघटक के द्वारा वापस कहां चला जाता है? मृदा में चला जाता है। वापस कहां चला जाता है? मृदा में चला जाता है। और मृदा में जाके वापस से क्या होगा? उत्पादक में आएगा। उत्पादक से वापस उपभोक्ता में आएगा। उपभोक्ता से वापस किस में आएगा? अपघटक में आएगा। इस प्रकार से ये पोषण का चक्र, मैंने देखो आपको बताया था कि पोषण चक्र के वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के पोषण को क्या करते हैं? रिसाइकल करते रहते हैं। ये पोषण चक्र चलता जाता है। तो हमने अभी कौन कौन से चक्र पढ़ लिए? देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑक्सीजन चक्र की वायुमंडल की जो ऑक्सीजन गैस है, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जंतु क्या करते हैं? श्वसन के लिए और पादप श्वसन के लिए इस गैस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस गैस का क्या करते हैं? जंतु व पादप श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, जिससे क्या होगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। जिससे वो किस में बदल जाएगी? देखो, जैसे आपको पता है ना, जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां टूटता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी उपस्थिति में टूटता है?
ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और क्या बन जाता है? CO2 जल और ATP। क्या क्या बन जाता है? CO2 जल और ATP का निर्माण हो जाता है। अब ये जो CO2 है, ये जो यहां आपको CO2 दिख रही है ना, ये वाली CO2, ये वहीं से आई है। तो अब ये CO2 का पादप क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करके इसको वापस किस में बदल देंगे? ऑक्सीजन में, वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वापस वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। जब ऑक्सीजन का दहन होता है तभी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन किसी के साथ रासायनिक बंध बनाती है तो ये बनाती है ऑक्साइड, नाइट्रेट और सल्फेट का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जल चक्र की जो समुद्री पानी होता है, ये समुद्र का जो पानी होता है ये वाष्प बनके कहाँ जाता है? ये वाष्प बनके संघनन होता है, बादलों का रूप ग्रहण करता है, और बादलों से जब बरसात होती है या हिमपात होता है उसके द्वारा वापस जमीन पर आता है, और जमीन से फिर बहता बहता वापस ये समुद्र या महासागर में चला जाता है। इस प्रकार से जल चक्र चलता रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा ये मृदा चक्र, फास्फेट चक्र की मिट्टी का और चट्टानों का जो फास्फेट होता है वो वहां पर उगने वाली वनस्पतियों में जाता है, और उत्पादक इसको ग्रहण करते हैं। उत्पादक के जब उपभोक्ता खाएगा तो उत्पादक से फास्फेट किस में चला जाएगा? उपभोक्ता में चला जाएगा, और उपभोक्ता से किस में चला जाएगा? अपघटकों में चला जाएगा, और अपघटक वापस इसको किस में भेज देंगे? मिट्टी में भेज देंगे। अब देखो आगे पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल। आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चक्र है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो कौन सा चक्र है? वो है नाइट्रोजन चक्र। आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, आपको सबको पता है। लेकिन जो पौधे होते हैं ये सीधा इसे ग्रहण नहीं कर सकते। जो पादप होते हैं वो वायुमंडल को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, वो इसको विभिन्न रूपों में नाइट्रेट के रूप में बदलकर नाइट्रोजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके लिए सभी पौधों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। सभी पौधों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। जैसे एक होते हैं कीटाहारी पौधे, या फिर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मांसाहारी पौधे। ये मांसाहारी पौधे कीट, जो अनेक प्रकार के कीट पतंगे होते हैं, इन कीट पतंगों को खाकर अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। कीट पतंगे जो होते हैं, कीट पतंगों को खाकर अपनी जो नाइट्रोजन की डिमांड होती है उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है। ये सब क्या होते हैं? ये मांसाहारी पौधे होते हैं। और ये मांसाहारी पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को, ये मांसाहारी पौधे क्या करते हैं? जो कीट पौधे के शरीर में जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? आपने पढ़ा है काइटिन की। किसकी बनी होती है? और काइटिन किसका यौगिक है? नाइट्रोजन का यौगिक है। काइटिन किसका यौगिक है? नाइट्रोजन का यौगिक है। तो यहां से ये नाइट्रोजन किस में आएगी? इसकी सेल वॉल में आएगी, और सेल वॉल को ये पौधे क्या करेंगे? तोड़ लेंगे, और इनको क्या मिल जाएगी? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन चक्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? वायुमंडल से पौधे नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इसलिए हमें नाइट्रोजन साइकिल की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन चक्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? इसका पहला चरण है
नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। पहला इसका चरण देखो, इसके कई चरण है। इसका पहला चरण है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, N2 फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन को किस में बदलना? अमोनिया में बदलना। कहने का मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और इसको देखो, आपने कई ऐसे पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। कौन से कुल के पौधे? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। ये काम कौन करते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। लेग्यूमिनेसी कुल के पादप इनकी जड़ों में जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जैसे राइजोबियम बैक्टीरियम। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरियम। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे या दलहनी पौधे या फली वाले पौधे, इनकी जड़ों में जो छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, इन गांठों में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राइजोबियम बैक्टीरियम, ये जीवाणु क्या करते हैं? ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन पौधे को मिलती है, इस नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण आता है नाइट्रीकरण। दूसरा चरण कौन सा आता है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के द्वारा जो अमोनिया बना है, अमोनिया को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलना। अमोनिया को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलना। अमोनिया को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? जो नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनी है, इस अमोनिया को नाइट्राइट व नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। और यह क्रिया करने के लिए नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, नाइट्रोकोकस व नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं कि जो अमोनिया पौधे के पास आई है, इस अमोनिया को पौधे क्या करते हैं? इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो इसे नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं। और ऐसे जीवाणु का नाम मैंने आपको बताया, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोमोनास। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को, ये अमोनिया को नाइट्राइट व नाइट्रेट में बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा चक्र आता है? विनाइट्रीकरण। कुछ मात्रा में जो नाइट्रेट होती है ना, वो वापस किस में बदल जाती है? नाइट्रेट में बदले जाती है। अगला चरण कौन सा है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। और विनाइट्रीकरण के द्वारा जो पौधों के पास जो नाइट्रेट है, वो वापस किस में बदल जाता है? नाइट्रोजन में बदल जाता है। नाइट्रेट किसमें बदल जाता है? नाइट्रोजन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदल जाता है। कौन सी क्रिया के द्वारा?
विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा बदलता है? विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा कुछ मात्रा में नाइट्रेट वापस किस में बदल जाता है? नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदल जाता है, और यह कार्य सूडोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है जीवाणु? सूडोमोनास। सूडोमोनास जीवाणु क्या करते हैं? कुछ नाइट्रेट को वापस किस में बदल देते हैं? ये कुछ नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद होता है अमोनीकरण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अमोनीकरण। अमोनीकरण के द्वारा क्या होगा? अमोनीकरण के द्वारा जो मर्त पादप जंतु होते हैं, मर्त जो पादप जंतु होते हैं, उनके शरीर की अमोनिया, उनके शरीर की जो नाइट्रेट है, उनके शरीर की जो नाइट्रेट है, जो नाइट्राइट है, इसको कार्बनिक पदार्थ व अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है कि जो मर्त पादप जंतु होते हैं, इनके शरीर की जो नाइट्रेट होती है, इनके शरीर की जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों को किसमें बदल दिया जाता है? अमोनिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया में बदल दिया जाता है, और अमोनिया फिर वापस किसमें बदल जाता है? अमोनिया वापस नाइट्रोजन में बदल जाता है। अमोनिया वापस किसमें बदल जाता है? नाइट्रोजन में बदल जाता है। दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखना, जब बिजली कड़कती है, जब बिजली कड़कती है, बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। बिजली के कड़कने से भी क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जब बादलों की बिजली चमकती है, उस बिजली के चमकने से भी क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो पहले हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। फिर हमने नाइट्रीकरण पढ़ा कि अमोनिया को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलना। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। और ये कौन से बैक्टीरिया करते हैं? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद हमने पढ़ा विनाइट्रीकरण कि कुछ मात्रा में जो नाइट्रेट होता है, ये वापस नाइट्रोजन में बदल जाता है, और जो नाइट्रेट नाइट्रोजन में नहीं बदलता है, उसके पश्चात होता है अमोनीकरण कि मर्त जंतु पादप के शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रेट नाइट्राइट होते हैं, इनको वापस किस में बदल दिया जाता है? अमोनिया में बदल दिया जाता है, और ये अमोनिया वापस किस में बदल जाता है? नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन किस में बदलेगा? नाइट्रेट व नाइट्राइट में। उसके बाद किस में बदलेगा? अमोनिया में। फिर अमोनिया वापस किस में बदल जाएगा? नाइट्रोजन में। ये चक्कर लगातार चलता रहता है। तो ये था अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र। हमने पढ़ा कि इन चक्र के द्वारा जीवों के शरीर में जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, इन्हें वापस रिसाइकिल करने की जो प्रोसेस होती है, ये रिसाइकिल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है अपघटक का, या अपघटन की क्रिया के द्वारा मर शरीर को तोड़ के, सड़ा के, गला के, नष्ट करके उनके अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको वापस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, वो विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों के द्वारा पूरी होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक है, इसमें से थोड़ी चीजें और बची हैं, उसके बाद अपना लगभग ये क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।